अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान और न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम आपको कहेगी खुशामदीद। न्यूज़ कैफ़े में आज हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या हम आपको बताएंगे। आज सुबह का आगाज़ किस तरह से हुआ। यकीनन अल्लाह के बाबरकत नाम से हमारी सुबह का आगाज़ हुआ और आप सबकी सुबह शुरू हो गई होगी। कुछ की हो रही होगी, कुछ सो रहे होंगे और ख़वातीन उठ गई होंगी और ये सोच रही होंगी कि आज क्या पकाना है। सबसे पहले तो नाश्ते का एक बड़ा मरहला शुरू होता है जिसमें ये तय नहीं होता कि जी नाश्ता क्या किया जाए। आज ब्रेड दी जाए, आज सैंडविचेस बनाए जाएं, आज पराठे बनाए जाएं, अंडे बनाए जाएं या क्या बनाया जाए। जो बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, जो मर्द हजरात होते हैं उनकी अलग फरमाइशें होती हैं। मैंने ये देखा है कि नॉर्मली जो मर्द हजरात होते हैं उनका दिल कर रहा होता है कि पराठे खाए जाएँ सुबह सुबह, ताकि उनका जो सारा दिन है वो अच्छे से गुजरे। यकीनन ये बात तो बड़ी अहम है कि नाश्ता आपको सॉलिड करना चाहिए और बादशाहों वाला नाश्ता करना चाहिए, और जो आपका लंच टाइम होता है वो थोड़ा सा एक मुतमिल हो, लेकिन जो डिनर है वो बहुत ही लाइट और सादा होना चाहिए ताकि आपकी नींद जो है वो अच्छी और खुशगवार है। और कोशिश ये किया करें कि 7 बजे तक अपने खाने पीने की जो चीज़ें, जो अपने डिनर टाइम है उसको ऑफ कर दें, तो यकीनन आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। तो आज सुबह का आगाज़ मैं सबसे पहले इस बात से करूँगी कि आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको खाने के हवाले से बात की कि खाना कितना अहम है और कितना ज़रूरी है, चाहे वो नाश्ता करना हो चाहे वो और खाना खाना हो। लेकिन पुराने वक्तों में होता ये था कि जो माएँ थी वो बड़ा कॉन्सनट्रेट करती थी बेटों की डाइट के ऊपर, यानी बड़े बड़े पराठे खिला रही होती थी, देसी घी के पराठे खिला रही होती थी। लेकिन वक्त बदला और जो चीज़ें थी, जो मयार थे, जो हेल्थ के फिटनेस से, वो तरीक़ाकार बदलते चले गए और लोग आहिस्ता आहिस्ता कम कर करके वो बड़े मिनिमलिस्टिक होते गए। लेकिन हम बात वही करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देख के कहते हैं कि यार ये कितने फिट हैं, ये कितनी अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, ये कितनी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और ये कितने डिसिप्लिन्ड हैं, अपनी ज़िंदगी में कितने डिसिप्लिन्ड हैं। कोई इनके अंदर बुरी आदत नहीं है, कोई पान छालिया, कोई गुटखा, कोई सिगरेट नहीं है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उन्हें बीमारी हो जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि वो ये सारी एहतियातें तो करते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। तो हमें अपने आप के लिए कोशिश करनी चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए। सबसे पहले सारी चीज़ों से अपने हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ आपका खुश रहना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये जान लीजिएगा कि खुशी एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी ज़िंदगी की और आपके लाइफ टाइम को बढ़ा सकता है, आपको खूबसूरत बना सकता है, आपको जवान बना सकता है। ये वो एक एलिमेंट है, इट्स अ बिग एलिमेंट जो आपकी लाइफ स्टाइल में आपको बहुत ही फ्लरिश कर सकता है। चाहे वो आप दुनिया के किसी भी लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हो, लेकिन खुशी का एलिमेंट आपकी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुशी और प्यार आपके अंदर होगा तो वही आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने माहौल में अपने लोगों को, अपने घर वालों को बांटेंगे। अगर आपके अंदर खुशी नहीं होगी, अगर आपके अंदर प्यार नहीं होगा तो आप प्यार बांट भी नहीं सकते। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक के हवाले से। सबसे पहले तो आपको खबर दें हम डॉलर के हवाले से कि डॉलर की बढ़ती हुई कदर जो हमने जैसे देखी और वो जो डिक्लाइन का शिकार होना शुरू हुई, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न थी बड़े बड़े क्रैकडाउन। गवर्नमेंट ने डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया और जो कीमत डॉलर की 333 पे पहुंच गई थी, रिकॉर्ड तरीन बुलंद तरीन सतह पे कम होना शुरू हुई और रुपया जो है वो मुस्तकम होना शुरू हो गया और तकरीबन 38 रुपये की कमी आई है जनाब। एक बहुत बड़ा एक जो डॉलर है उसका डाउनफॉल शुरू हुआ है और गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है इस बात का कि गवर्नमेंट ने जो ये मसनूई कदर बढ़ रही थी इसको रोका, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाया उन लोगों के खिलाफ जो कि माफिया थी, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज थे, और उनको कहा कि वो मार्केट में अब डॉलर को लेके आए ताकि डॉलर खुल जाए और मार्केट में आ जाए। और अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात कल तक के हम हवाले से बताते चले आपको कि 1 रुपया सस्ता हुआ। इंटरबैंक मार्केट में जो वो 298 रुपये के करीब जो कीमत थी वो हो गई है और जो ओपन मार्केट में वो 292 के करीब कीमत हो गई है, यानी 1 रुपया सस्ता हुआ है। और इंटरबैंक में जो वो 289 के करीब कीमत हो चुकी है डॉलर की। ओवरऑल जो इम्पैक्ट आ रहा है उससे रुपए की कदर मुस्तकम हो रही है। और इत्तलात ये भी हैं कि इससे बिजली की जो मसनूआत हैं, जो बिजली की जो कीमतें उसमें भी कमी आएगी, पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी आएगी। और हम दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा लोगों के लिए जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, उनका इस्तेसाल ना हो और उनको खाने पीने की अशिया मिल सके। जिस वक्त हम बात करते हैं क्रैकडाउन के हवाले से तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। चीनी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ तो चीनी की कीमत कंट्रोल में आई। और अब बात करते हैं सोने के हवाले से, तो सोने के ऊपर भी क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है और बड़ी तेज़ी के साथ सोने के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। और यहाँ ये बताते चलें कि ये क्रैकडाउन स्मगलर्स और माफिया के खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो सोने की तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन टैक्स नेट में शामिल ही नहीं है। अब वो टैक्स नेट में क्यों शामिल
शामिल नहीं है और गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, इनको कंप्यूटराइज किया जाएगा, इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी ताकि ये लोग भी टैक्स नेट में आ सके, क्योंकि जितना भी कारोबार हो रहा है, जितने भी जूलर्स हजरात हैं जो कारोबार कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कैश इकॉनमी के ऊपर, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। जो गोल्ड है उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात भी उठाने पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर बात करेंगे। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ बात करूँगी, मेरे साथ फारूक डैडी साहब मौजूद है। जी डैडी साहब मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत? तबीयत ठीक है? और हमारे साथ ही नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं। दोनों हजरात का मईशत के ऊपर बहुत ही गहरी नज़र है और बहुत ज़बरदस्त अपना तज्जिया देते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, हमारे नाज़रीन को सुनने वालों के लिए आसानी पैदा करते हैं। सबसे पहले फारूक डैडी साहब आपकी जानिब आऊँगी। सर, ये क्रैकडाउन, ये जो क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, आप देखते हैं कि इससे किसी हद तक इस्तेकाम आएगा? देखिए, हुकूमत चाहे जहाँ पे भी अगर वो इस्तेकाम लाना चाहे तो वो ला सकती है। अच्छा, ये हुकूमत, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो हुकूमत में लोग हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो भी लोगों के साथ मिले होते हैं, उनके भी कारोबारी मकासद होते हैं और वो इनके साथ हैंड इन ग्लव्स होते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब पाकिस्तान एक तबाही की तरफ, डिफ़ॉल्ट की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा था और इन्होंने जो पॉलिसीज़ की 21-22 के बाद, तो वो 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी वो जिस तरह नाकाम हुई और जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हुआ और जिस तरह हमारे सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए, तो इनको मुख्तदर हल्कों को समझ आई कि नहीं यार, कुछ करना है वरना हम भी इस तूफान में बह जाएंगे। इनको सब कुछ पता है कि कहाँ पे डॉलर्स पड़े हैं, कहाँ पे क्या पड़ा है। रही बात सोने की, देखिए, सोना जो है पाकिस्तान बना जब से 1990 तक ये स्मगल होकर ही आता था। कोई हुकूमत की, किसी भी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं थी कि इसको एक प्रॉपर चैनल से इंपोर्ट किया जाए। मेरा ख्याल है 1990 या 91 में जब। और सर, मैं आपकी थोड़ी कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी। जैसे सोने की इंपोर्ट की आपने बात की, स्मगलर्स तो ये कहते हैं कि भाई चैनल ही नहीं है कोई आने का, तो फिर उसके ऊपर उसको कैसे टैक्स नेट में लाएं? देखें, गोल्ड के ऊपर नवाज शरीफ उस दौर में जो पहली गवर्नमेंट थी, ठीक है, मेरे नवाज शरीफ की पॉलिसी से कितने भी इख्तलाफात हो, लेकिन वो जो पहला उनका दौर था बहुत अच्छा दौर था और बहुत अच्छी टीम थी और उन्होंने बड़े अच्छे मेजर्स लिए थे। नवाज शरीफ के दौर में जो पहला दौर था उनका, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की इंपोर्ट पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में अलाउ किया और उसका नतीजा इतना अच्छा है कि बहुत कम एक नॉमिनल सी ड्यूटी रखी थी, हुकूमत के ख़जाने में अच्छा खासा रेवेन्यू आया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई और उससे स्मगलिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि उसी वक्त ये फैसला किया गया और अलाउ किया गया, पहले यहाँ पे करेंसी जो डॉलर्स वगैरह बिकते थे, चुप छुपा के एक ब्लैक वो होता था, उन्होंने इसको लीगलाइज किया और मनी चेंजर्स को शुरू किया। ठीक है, जिसके अच्छे नताइज आए। आज ये कहा जाता है कि नहीं, मनी चेंजरों को ख़त्म कर दिया जाए, फना किया जाए। तो देखिए, यही आप अगर मनी चेंजर को ख़त्म कर देंगे तो हमारे यहाँ बैंक्स भी, कोई इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है वो भी बायस है, जहाँ हालात खराब वो भी अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना रखते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। और दूसरी तरफ मैं और आ जाऊँगा कि आप ये सोचिए कि स्टेट बैंक ने 22% जो इंटरेस्ट रेट रखा है और जब बैंक आपको फैसिलिटीज देगी तो 1-2% अपने रखेंगे। मुझे बताए कौन सा ऐसा कारोबार है जो आपको रिटर्न ऑफ प्रॉफिट जो है 22-25% दे रहा है। आप ही की बात में सर नदीम मौलवी साहब आपकी जानिब लेकर जाना चाहूँगी। ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है माफिया के खिलाफ, ये जो स्मगलर्स हैं इनके खिलाफ, आपको लगता है कि इससे इकॉनमी मुस्तहकम होगी? और साथ साथ ये कि जिस चैनल से गोल्ड आता है, इंपोर्ट तो नहीं है अभी, तो वो ये कहते हैं कि भाई जिस चैनल से आ रहा है उसमें हम कैसे डिक्लेयर करें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की मईशत कोई 1 साल में या 2 साल में तबाह नहीं हुई है। इसको बाकायदा प्लानिंग करके हमारे दुश्मन ममालिक ने हमारे कुछ लोगों को ख़रीदा और उनको इस्तेमाल किया, जो कि मैं कहूँगा
वो पाकिस्तान के दुश्मन है। ठीक। हमारी फौज जब सरहदों पे दुश्मनों से लड़ती है तो ये याद रख ले दुश्मन, वो अंदरूनी तौर पे भी दुश्मनों से लड़ सकती है। ठीक। तो अब ये जो क्रैकडाउन्स हैं ये पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं है, ये उन गद्दारों के खिलाफ है जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डॉलर की तो 110 रुपए का डॉलर था सन 2016 और 17 में। ये 110 से 330 का जो सफर है ये किसी हुकूमत का मैं दोष नहीं दूंगा, ना मैं कहूंगा कि उनका कसूर है। ये कसूर है जनाब वो पॉलिसीज का जो हमने IMF के जो डिक्टेशंस कह दें या प्रेशर कह दें या मुल्क के हालात कह दें, मजबूरी कह दें, उन पॉलिसीज की वजह से हमारी मईशत भी तबाह हुई। तो आपके ख्याल में ये जो क्रैकडाउन हो रहा है ये IMF की जो IMF ने जो शराइत लगाई हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्रैकडाउन हो रहा है? नहीं, आप देखिए शराइत की वजह से जो है फायदा कौन लोग उठाते हैं? वो लोग देखें, ये पूरा एक माफिया है, एक नुकसान भी तो पूरी की पूरी आवाम उठा रही है ना। देखें यही मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो IMF के जो लॉज थे, फ्री फ्लोट एक्सचेंज, फ्री फ्लोट एक्सचेंज क्या था कि आप डॉलर को मादर पदर आजाद छोड़ दें। ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर हर किसी ने, जो मैं कहता हूं कि मुल्क से गद्दार, अगर एक्सपोर्टर था तो वो कहता था मेरे पैसे रोक दो, अभी मत भेजना क्योंकि डॉलर ऊपर बढ़ रहे। अगर यहाँ पे छोटे मोटे जो लोग जो सूद खाते हैं, जो कि अल्लाह से जंग करने के बराबर है, वो ये कहते थे मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, डॉलर को लेकर लॉकर में रख दो। ये वो सूदखोर हैं या ये वो लोग थे जो मुल्क से नफरत करते थे। मैं कहूँगा नफरत, क्योंकि गद्दारी नहीं, क्योंकि इनकी वजह से डॉलर महंगा हुआ, महंगाई हुई, परेशानियां हुई। अच्छा हमारे यहाँ क्या है कि हम अपनों के ऊपर फौरन कसूरवार ठहराने लग जाते हैं, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को, दूसरी हुकूमत तीसरी हुकूमत को। हम ये नहीं देख रहे होते कॉज क्या है। कॉज थी जी कि आपकी जो लॉज थे फ्री फ्लोट एक्सचेंज, दूसरा आपके जो लॉज थे वो इस तरह के बनाए गए थे, जैसे कि फारूक साहब ने कहा कि वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम करने चाहिए मगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाए। ठीक है, मैं यही सारी चीज़ जो मैं आपको इस तरफ लेके आऊँगी। फारूक डाडी साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे नदीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जब बात करेंसी की कर रहे थे तो जो एक वक्त ऐसा भी आया था कि हमारे कानों में ये आवाज़ें आ रही थी कि जी डॉलर को अब थोड़ा सा हटाया जाए और कोई नई करेंसी मार्केट में लेके आई जाए। वो चाइनीज युआन के ऊपर भी बात हो रही थी कि उसको मार्केट किया जाए ताकि उसके अंदर खरीदो फरोख्त ज़्यादा हो, और दूसरी करेंसीज के ऊपर भी बात हो रही थी। तो सर मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताइएगा कि मोनोपोली नहीं है ये एक डॉलर की? देखिए बात ये है कि डॉलर से पहले जो ट्रांजैक्शन होती थी वो पाउंड स्ट्रगलिंग में होती थी। ठीक है। फिर बाद में ये पेट्रो डॉलर की बात आई, जब आपका यूरोप जो है वो एक ब्लॉक बनने जा रहा था, तो उस वक्त अमेरिका और यूरोप में एक काफ़ी टसल रही इसमें, और इसने यूरोप ने ये कहना शुरू किया, खासकर बरतानिया ने, कि अमेरिका जो है अपनी गोल्ड रिजर्व शो करे। ठीक है। ठीक है। अच्छा अमेरिका ने क्या किया कि उस वक्त शाह फैसल से मुलाकात की, अरब लोगों से, उनसे कहा कि आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी डॉलर्स में करेंगे। ठीक है। तो पेट्रोल की जितनी भी, और हमें आप, और मतलब कि उन्होंने इंश्योर किया कि हम आपको पूरी गारंटी देते हैं, और डॉलर उन्होंने फिक्स कर दिया। सऊदी अरब में आज देखिए 3.6665, और इसी तरह UAE में भी यही तकरीबन एक्सचेंज रेट है जो कई सालों से आ रहा है। ना इसमें कमी हुई ना कुछ 1-2 सेंट की या कमी बेशी हो सकती है। ठीक है ना। तो वो पेट्रोल डॉलर्स के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि इस रीजन में चाइना और रशिया एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी इकोनॉमी बन के उभरे हैं। ठीक है। और इससे जो है ना पूरा एक निज़ाम, ये जो लड़ाई चल रही है इकोनॉमिक वॉर, हम उसके बीच में। ठीक है सर, मैं ये जो इकोनॉमिक वॉर की बात की सर, आपकी जानिब मैं ये बात लेके आना चाहूँगी कि ठीक है ये तो एक पैटर्न था जिसके ऊपर काम किया गया, लेकिन एक पैटर्न ये भी तो था ना कि गोल्ड रिजर्व रखे जाएंगे और फिर जो है उसके ऊपर नोट छापे जाएं या जो डॉलर की खरीदो फरोख्त की जाए, तो उसके बारे में क्या कहें? जी पहले ये होता था कि गोल्ड को हैच करके जो है करेंसी छापी जाती थी, मगर ये चेंज हुआ और ऑयल की तरफ चला गया। ठीक है। इन्होंने किया कि जनाब अब ऑयल जिसके पास ज्यादा होगा उसके मुताबिक जो है आप जो है ना अपने नोट छाप सकते हैं।
मैं ये स्विच ऑन जब गोल्ड से ऑयल पे हुआ, फिर उसके बाद ऑयल की मार्केट जब खत्म हो गई, दोबारा ये स्विच हो गया गोल्ड के ऊपर। आज पाकिस्तान के पास तकरीबन 4 अरब डॉलर के जो गोल्ड है रिजर्व्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान के पास, जो कि कोई हेज नहीं हुआ हुआ है, उसको हमने गिरवी नहीं रखवाया हुआ है। ये बात मैं उस वक्त भी कह रहा था जब पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। मैं कहा 4 अरब डॉलर का तो पाकिस्तान के पास सोना है, ठीक है और सर, वो सोना के अभी तक वो भी डिक्लेयर नहीं है। जी नहीं सर। बिल्कुल स्टेट बैंक का है, पाकिस्तान हुकूमत का है, और वो पैसा जो है किसी कर्जे पे नहीं रखा गया है। ओके सर, मैं वो इस पर बात पाकिस्तान करूंगी के नाज़रीन। पास जैसे है। कि आपको बताते चलूं कि जिस वक्त डॉलर का क्रैकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने करना ये शुरू कर दिया कि जी डॉलर से हटके उन्होंने सोने में खरीदारी करनी शुरू कर दी, और ये कहा कि जी सोने को बेच दिया जाएगा और उसके ऊपर कोई टैक्स नेट नहीं है, और उसके ऊपर जो है हम काम और कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया। हम बात करेंगे सराफा मार्केट, पाकिस्तान सराफा मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं हारून चांद साहब। सर आपको खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये जानना चाहूंगी हारून चांद साहब कि ये जो अब क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है तो आपकी जो ये बरादरी है ये इस क्रैकडाउन को कैसे ले रही है और किस किस्म के इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसके ऊपर? देखिए हमारे जो इनकम टैक्स में लोग एसएससी है, अब जो पीओस में जो सेल टैक्स में जो आ रहे हैं वो भी अब ऑटोमेटिकली पीओस की मशीनें भी लगा रहे हैं और कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि ये नेटवर्क नहीं है तो ये नामुमकिन बात है। हकीकत बात तो ये कि जितने भी शराब, हाँ हो सकता है आटे में नमक इसमें ना हो, मगर तकरीबन 9 लोग हैं। अब ये दबाव डाल रहे कि भाई आप सामने वाला भाई अब एसी भी है, पीओस में भी है। अब दूसरे सेक्टर वगैरह जो है जो कच्चे के लोग हैं उसमें वो नहीं है, वो मैं मानता हूँ, मगर वो अब इनपुट तो है नहीं हमारा, ना सोना इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, रिसाइकिल सोना हो रहा है। सोना पे लोग दे जाते हैं और उसको जेवर बना के वापिस ले जाते हैं, तो रिसाइकिल होता है। अब हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इंपोर्ट के रास्ते खोले, एक्सपोर्ट के रास्ते खोले। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन जैसे कि अभी एक इजलास हुआ था हुकूमती सतह पर और उसकी सदारत भी आप कर रहे थे, तो उस जो इजलास था उसका लुब्बे लुबाब या उसका मतन क्या सामने आया? कहीं पे कहीं बात सेट हुई है? उसमें ये बात हुई थी कि हम सट्टा माफिया को बिल्कुल बेनकाब करेंगे, और अभी 1 हफ्ते से बुलियत बिल्कुल बंद है, गोल्ड रेट नहीं आ रहा है जी। तब कानून नाफिज करने वाले इदारों से बैठ के और जो हमारी फॉरवर्ड ट्रेडिंग का काम जो है उसको खत्म करके रेडी का काम करेंगे, क्योंकि वो एक महीने का टर्नओवर होता है फॉरवर्ड ट्रेडिंग, वो खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर रेडी के भाव आगे, और जो हुकूमत से वादा किया वो इंशाल्लाह वो जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत से वादा किया है, तो उन वादों के हिसाब से भी बताइएगा कि वो कौन से वादे हैं जो गवर्नमेंट के साथ किए गए, प्लस ये भी मुझे आगाह कीजिएगा कि पिछले 10-12 दिन हो गए और जैसे कि आपने बताया कि जो डीलर्स हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो रेट ही नहीं दे रहे सोने का। नहीं, बात असल में ये है कि जो बुलियन मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग के जो पहले के सौदे हैं जी, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएंगे, साफ नहीं हो जाएंगे, तो उसके बाद रेडी, क्योंकि अब तो वीकली भी नहीं होगा और कोई भी नहीं होगा, और ओनली फॉर रेडी का सौदा होगा, फिजिकल होगा ना। वादे के सौदे दुनिया में होते हैं, दुनिया में पूरे एक्सचेंज में वादे के भी सौदे होते दुनिया में, मगर अब हुकूमत ने कहा है कि आप वीकली के सौदे खत्म करें और रेडी के सौदे रखें। ठीक है, तो आपको लगता है जो गवर्नमेंट के आपके साथ मुज़ाकरात हुए वो किसी हद तक आप लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और गवर्नमेंट को लेके साथ चलेंगे इस क्रैकडाउन के फैसले पे? इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये भी बात हुई कि मैंने पूरे पाकिस्तान में अनाउंस किया है कि कोई भी सुधार जो माल लेने के लिए है, ₹5 पे आप ले, अगर फॉरेन करेंसी है तो उसको आप मनी चेंजर या स्टेट बैंक में भेज दे, वो ₹5 में पैसे ले आए तो वो काम करे, मत कोशिश करे कि वो फॉरेन करेंसी से काम नहीं करे। लेकिन हारून चांद साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये वाली बरादरी है जो गोल्ड डिगर्स हैं या जो सोने का कारोबार करते हैं, इनको टैक्स नेट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है और हुकूमत काम ही इसी पे कर रही है? नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बगैर इसके काम नहीं चल सकता। हमारी हुकूमत भी
रिव्यू इसी पे है कि टैक्स पे आएगा तो लोग अपने मुल्क की तरक्की करेगा, तो जो पुराने लोग जो टैक्स इनको वजन भी कम पड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारा कोई भी ऐसा एक बंदा ना हो कि बगैर ऐसे ही हो। सर आप सदर हैं, आप मुझे ये भी आगाह कीजिएगा कि ये जितने ताजिर हजरात हैं जो सोने का कारोबार कर रहे हैं, जो ज्वेलर्स हैं, ये इनका जो सारा टैक्स नेट पे तो है नहीं है, इनका सारा काम जो है वो मनी इकोनॉमी या कैश इकोनॉमी पे हो रहा है। अब उससे नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना। नहीं, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था जब देखे कुछ ही नहीं था, कि यही सोना था लोगों का जो बेच के सर छुपाने की जगह बनाई, कारोबार किया। अब जब एक आदमी की इम्पोर्ट ही ठीक है, एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट तो है, इम्पोर्ट नहीं है, तो आप बताइए कि इस लीगल तौर पे हुकूमत, मैं कहता हूँ हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में गोल्ड है या इम्पोर्ट के रास्ते खोले, तो अब ये तो ये रिसाइकिल सोना है हमारा। देखिए आप अगर आती है मेरे को बोलते 6 तोले का मेरा सोना है, 7 तोले का सोना बना दो, 1 तोला मजीद लेके रिसाइकिल करके बना देते हैं। तो ये बताइए कि इसमें हम वो जब जो डेट पर पे दिए हम तो बोलते हैं सब डेट पर पे आए। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त थी। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि 17% का कोई जीएसटी या कौन सा ऐसा टैक्स है जिसकी बात गवर्नमेंट कर रही है। आपका मैं एक बयान सुन रही थी एक जगह, तो उसमें उसकी थोड़ी वजाहत करेंगे। देखिए मैं बोला कि जो इस चीज पे पीओस पे हम अगर हम आते हैं तो हमें पीओस देना है, अगर पीओस में नहीं है 300 स्क्वायर फीट को हुकूमत ने एग्जाम किया हुआ है, ठीक है, इनकम टैक्स ने, ठीक है। वो 300 से इसको जो मॉल में दुकानें हैं, जिनकी एसी में दुकानें, जिनका इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा आ रहा है, वो पीओस मशीन लगाएंगे, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड मशीन रखते हैं वो भी पीओस पे आते हैं, ठीक है। तो वो तो ज्यादा ऑटोमेटिक FIR के APR के पास का डेटा है, वो तो रजिस्टर हो रहे हैं। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं? बाकी ये है कि गोल्ड ऐसी चीज है कि एक इनपुट के जो रास्ते होते हैं ना, तो उसका बायोडेटा, तो वही बात मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी, जैसे कि आपने जिक्र किया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से कि एक्सपोर्ट तो थोड़ी होती है लेकिन इंपोर्ट नहीं है। तो सर मुझे बताएं, गवर्नमेंट के साथ जब आपकी बातचीत हुई तो इंपोर्ट के ऊपर कोई बात हुई कि पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्ट करने के हवाले से क्या चीजें सामने आई हैं? नहीं, कि हुकूमत के पास डॉलर नहीं है जी, मगर हम इंशाल्लाह ताला बैठ के हुकूमत से बात करेंगे कि भाई डॉलर भी हम मुहैया करेंगे और सोना इंपोर्ट करेंगे, तो हुकूमत को रीजन भी मिलेगी जी, और काम भी चलेगा। मैंने ये भी कहा कि हमारे ये बलूचिस्तान में KPK में मादनियात थे, इतने अच्छे स्टोर निकलते कि इंडिया पाकिस्तानी ₹5 से पैसे देता है जी, हम क्यों ना इसको एक्सपोर्ट करें और डॉलर कमाए। तो हुकूमत इस इंडस्ट्री को अगर बैठ के हमसे बात करे तो ये ट्रेड है। लेकिन सर जब डॉलर के खिलाफ क्रैक डाउन हुआ, जो आप डॉलर की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट थी वो गोल्ड में करना शुरू कर दी और लोगों ने गोल्ड लेके फिर उसको बाहर ले जाना शुरू कर दिया। तो आप इसको किसी तरह इसकी मजम्मत की है, या जो आपकी जो बरादरी है यहाँ पे, जो सराफा मार्केट एसोसिएशन है, इनके जो लोग होते हैं, जो ज्वेलर्स हजरात होते हैं, इसको किस तरह से कंडेम करने की कोशिश की गई है? नहीं, बीबी मेरे को बताइए कि एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे जेवर ये सोना यहाँ से बैग ले जाना मना है। अच्छा, अब जेवर की सूरत में तो औरतें पहन के जा सकती है, रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं जाते। अब ये तो हुकूमत का काम है कि सोना जाता है, क्यों जाता है, कहाँ से जाता है जी, ये तो हुकूमत का काम ही है। तो सर ये तो सारी खिलाफ ही, सारा स्मगलिंग और माफिया के खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है ना। ये जितना भी जो कुछ हो रहा है, स्मगलिंग की रोकथाम और माफिया के खिलाफ अगर काम करेंगे तो इससे हमारे लोगों को कितना फायदा होगा? बीबी अगर मैं भी समझता हूँ कि अगर हमारे मुल्क से गोल्ड चला जाएगा तो फिर हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दुनिया की बोर्ड यही होती है कि गोल्ड होता है जी, जिसके पास हुकूमत स्टेट बैंक के पास भी गोल्ड होता है, उससे करेंसी छापता है जी जी, उसकी ताकत ये है। आजकल दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में देख ले कि गोल्ड इंटरनेशनल करेंसी है जी, अगर 1 तोला किसी भी जगह ले जाओ उस मुल्क का आप करेंसी ले सकते हो जी। तो गोल्ड तो इंटरनेशनल करेंसी है, उसकी ये हुकूमत की पॉलिसी है कि हुकूमत चाहे तो अंडर कॉस्ट। अब पहले एक जमाने से दुबई से सोना आता था जी, अब यह कुव्वत खरीद थी, कोविड के बाद लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई जी, सोना लोगों ने दबा के बेचा, क्योंकि इनके पास जरिएबाज थी। अब यह कैपेसिटी नहीं थी, तो यहाँ सोने की प्राइसेस कम हो गई, दुबई में बढ़ गई।
ठीक है। तो हुकूमत चाहिए कि वो जाने के रास्ते हुकूमत बंद करे ना यहाँ। तो लेकिन सर मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हुकूमत तो कर ही रही, हुकूमत तो क्रैकडाउन शुरू कर ही दिया है और किसी हद तक कामयाब भी हो रही है। मुझे बताइए कि जो साथ भी दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ताजिर बरादरी जितने भी ज्वेलर्स हैं, ये करोड़पति अरबपति लोग हैं, इनके अंदर एक बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? क्यों इतने बेचैन है इस क्रैकडाउन पे? नहीं देखे, वो बेचैन तो वो है कि दो नंबर काम करता है। अच्छा। जो वो गाजर खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो गए जी, तो उसी आदमी की टेंशन होगी कि जिससे गलत काम किया है। तो हम तो इंशाल्लाह ताला हमने वो इस्लामाबाद में मीटिंग भी की है और पूरे पाकिस्तान की। सर आपका जो ये सवाल है ना, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से फारूक दादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी बड़ी एक्सपर्टीज है। फारूक साहब, आप हारून चांद साहब से अगर बात करना चाहें। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि जब नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट आई थी उस वक्त गोल्ड को और सिल्वर की इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी और काफ़ी मिकदार में पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्ट हुआ था और हुकूमत को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिला था जो कि बहुत नॉमिनल ड्यूटी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कि क्या इंपोर्ट हो रहा है, कितनी इंपोर्ट हो रही है और नहीं हो रही है, तो क्या वजह है? और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सोने के ऊपर टैक्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें दुबई के अंदर भी अगर 4% ड्यूटी है तो गोल्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप गोल्ड के या ज्वेलर्स के ऊपर सेल टैक्स लगाएं। तो बहरहाल ये अभी करंट स्टेटस क्या है इंपोर्ट का गोल्ड की और सिल्वर की? नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी थी कि नवाज शरीफ के दौर में एक ऐसा आया था कि वो सोने और चांदी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मगर हमारे कुछ सुनार माफिया और कुछ मनी चेंजर भी इसमें थे ये, और इन्होंने उस एसारों का नाजायज फायदा उठाया। गोल्ड लेके गए और बहुत सारे लोगों ने गोल्ड लेके गए और इसके एवज गोल्ड लेके आए एक्सपोर्ट करके, मगर किसी लोगों ने वो पूरी फाइल नहीं की। उसमें हुकूमत APR ने इनकम टैक्स से कस्टम वालों ने केस भी, वो केस अभी तक चल रहा है, अभी तक इसका कोई फैसला भी अभी तक नहीं हुआ। तो मैं कहने का मकसद है कि देखिए बगैर कोई किसी के बगैर लूट के कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ईमानदारी से काम करूँ तो गलत काम, अगर मेरे को कोई रास्ता देगा और कोई वफात परस्त हो गए तो अच्छे बुरे दुनिया के अंदर हर जगह पे इस इंडस्ट्री को एक ट्रेड का दर्जा मिले। लोग आजकल कारीगर तबका हमारा बिरयानी और रिक्शा चलाने में मजबूर हो रहा है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा हारून चांद साहब, जैसे कि आपने बताया कि स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स होते हैं गोल्ड के ऊपर जिसके ऊपर नोट छापे जाते हैं, तो उन गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है? नदीम मौलवी साहब भी मौजूद है हमारे साथ। नदीम साहब, आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि जनाब ये जितना भी जो ब्लैक मार्केट का जो पैसा आता है और लोग या तो डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर क्रैकडाउन होता है तो सोना खरीदते हैं, तो क्या हम बीइंग अ पाकिस्तानी जितने भी दुकानदार हजरात हैं, क्या हम इसको बायकॉट नहीं करेंगे? हम क्यों मजबूर करते हैं इदारों को कि वो क्रैकडाउन की तरफ आए? क्योंकि ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर मुल्क में जब हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो बगैर रसीद के ना वो कोई चीज़ खरीदते हैं ना बेचते हैं। तो ये आप एसोसिएशन में आपने क्या एफर्ट्स किए हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाए? जी सर। देखिए जी आप बात मुकम्मल होंगे आपकी? जी 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 सर, देखें एक बात बताएं कि हम जो सुनार हैं वो बाकायदा FATF वालों से वादा किया है, हमने सर्वे भी कराया कि हम इतने लाख से ज्यादा माल करेंगे तो हम APR पे इतला करेंगे कि इसकी NIC कॉपी लेंगे। वो अपनी जगह सही है, मगर एक गोल्ड वाली चीज ऐसी है कि जिसकी कोई ट्रांसलेटर को कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन ये जो सुनारों से जो पीछे बिलियन से आवाज लगती है और पीछे कौन है और कौन इस चलो गोल्ड लोग सरमाया कर गोल्ड में ले रहे हैं तो वो अपने आगे जाने के लिए जैसे प्रॉपर्टी में लोग पैसे लगाते हैं इस पर गोल्ड में पैसे लगाते हैं, मगर मुल्क में रखे वो सही है। मुल्क से माल ले जाना ये जुर्म है।
मुल्क से बाहर ले जाना नाजायज। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पैसे को मुल्क से बाहर ले जाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, चाहे गोल्ड हो उसको भी बाहर ले जाना दुरुस्त नहीं है। अपने मुल्क में गोल्ड की इंपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के सदर हारून जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी सर, एक बात मैं बताऊं जी कि अगर आप गोल्ड पे क्रैक डाउन करेंगे जी। तो ये सिल्वर पे आएंगे, ये तांबे पे आएंगे, ये पीतल पे आएंगे, ये कम्युनिटी पे आएंगे। ये जो इन्वेस्टर है वो उसको जगह चाहिए। ठीक है, जो चीनी पे भी लोग आए ना, जी। चीनी पे ब्रेक डाउन है, तो वो ऐसा निजाम बनाना चाहिए ठीक कि वो मुल्क पे ये अफरा तफरी नहीं हुई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का इंतहाई शुक्रिया, आपकी मुफीद मालूम। किसी हद तक हमें जो है आगाही हुई और हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको किसी हद तक रिलीफ मिला होगा और ये उनको समझ में आई होगी कि बात के गोल्ड का कारोबार हो किस तरह से रहा है। लेकिन जब मुल्क में सोने की मिकदार में कमी आती है, इम्पोर्ट नहीं होता, जो रिजर्व है वो कम हो रहे होते हैं, लेकिन स्टेट बैंक के पास अपने रिजर्व होते हैं, तो मुल्क में फिर एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होती है। इसी तरह से बिल्कुल जब सोने की स्मगलिंग हो रही हो या जो एक माफिया है, जो स्मगलर्स का माफिया है, वो उसके खिलाफ काम कर रहा हो, तो फिर उसके ऊपर क्रैकडाउन करना ज़रूरी हो जाता है। हम बात तो यहाँ पे यकीनन गोल्ड के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन उन ख़वातीन के लिए भी खुशखबरी है जिनको हम ये बताते चलें, जिनको कुछ ज्वेलरी बनानी है, कि गोल्ड के रेट्स में कमी आई है और कभी कभार कुछ चीज़ें नागुज़ीर हो जाती हैं, ज़रूरी हो जाती हैं। जहाँ शादियाँ करनी होती हैं वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि ज्वेलरी बनाई जाए। तो क्या लिक्विडिटी हो रही है? क्या अभी तक जो रिसाइकिल हो रहा है गोल्ड, यानी कि जिनके पास जो गोल्ड था पुराना रखा हुआ वो उसको दे के और नया बनवा रहे हैं, या फिर उसमें कोई और इनपुट भी हो रहा है, या लोग नया गोल्ड भी बनवा रहे हैं? फारूक डैडी साहब हमारे साथ, दादी साहब मौजूद थे। सर बहुत माजरत के साथ, क्योंकि हमारे साथ डैडी साहब भी अक्सर मौजूद होते हैं, तो वो एक फारूक डैडी भी है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे। मेरा नाम है फारूक डाडी। जी जी सर, फारूक डाडी आई थिंक ये कास्ट है जिसके ऊपर हमने पहले कास्ट नहीं, मेरी फैमिली नहीं, मेरा फैमिली नहीं। अच्छा, सही सही सही। सर मुझे बताइए कि लोगों की इस्तात ही नहीं है अब गोल्ड खरीदने की, तो मतलब गोल्ड को सिर्फ हम एज अ रिजर्व ही रखें या ज्वेलरी की ख्वाहिशें छोड़ दें? आप बात करिए कि गोल्ड खरीदने की इस्तेदाद नहीं है या लोगों को आटा खरीदने की इस्तेदाद नहीं है, पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं वही बात कर रही हूँ कि जिन खवातीन का दिल होता है ज्वेलरी बनाने का, बल्कि उनके हस्बैंड्स की भी ख्वाहिश होती है हमारी बेगमात ज्वेलरी खरीदें, वो भी रुक गए। देखिए बात यह है कि जब आपकी मुल्क की माशी हालात अच्छे नहीं होंगे तो जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट हर जगह होगा, हर तबके पे होगा। तो यही बुनियादी वजह है कि आज हमारे अच्छे से अच्छे मिडिल क्लास भी हो या अपर मिडिल क्लास, उसमें भी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो गोल्ड को फरावानी से ख़रीदारी कर सके जो पहले होता था। आज बेचारी ख़वातीन गोल्ड पहन के जाती है तो डकैती हो जाती है, छीन लेते हैं। अब जिसके पास सोना है वो पहन भी नहीं सकता, किसी शादी में भी नहीं जा सकते, तो मजबूरन उन्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी पड़ती है। वजह ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है। अच्छा, अब रही बात गोल्ड की, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड की खपत जो है सोने की वो इंडिया में है, ठीक है, और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व वो अमेरिका के पास है। 800 मिलियन टन, 800 मैट्रिक टन, सॉरी 8000 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। यही वजह है कि अमेरिका की जो करेंसी की एक स्ट्रॉन्ग है या एक जो बोलता उसकी बुनियादी वजह ये, और दूसरा पेट्रोल कंट्रीज की जितनी भी ओपेक की ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी डॉलर्स में हैं, ठीक है ना। तो अब ये है कि मेरा वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा। दूसरी तरफ अब मसला ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट्स की ना इंडिया की ना पाकिस्तान की कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नहीं है इंपोर्ट के हवाले से कि वो चीज़ एक थ्रू प्रॉपर चैनल आए, तो जाहिर बात है फिर उनको वो चीज़ें गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग होकर करनी पड़े। अब आप देखिए इंडिया जितनी भी गोल्ड की स्मगलिंग इंडिया में हो रही दुनिया में कहीं नहीं होती होगी। तो सर आपके कहने का मकसद ये है कि जो स्मगलिंग है इसको रोका नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई और चारा नहीं रोका जा सकता है। आप देखें किसी आइटम के ऊपर टैक्स बहुत बढ़ा देंगे तो वो एक लुक्रेटिव हो जाएगा स्मगलिंग के लिए। अब आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि या आपके पास ऐसे कमिटेड लोग नहीं हैं या आपके इदारे इतने कमिटेड नहीं हैं
कि जो इतने फाल हो और इन चीज़ों की रोकथाम कर सके। ईरान से मिलियंस ऑफ लीटर के पेट्रोल ऑयल जो है रोजाना की बुनियाद पे स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, वहाँ 25 रुपए। इसके ऊपर तो एक नया प्रोग्राम करना शुरू पड़ेगा ऑयल के ऊपर। अभी हम जो है ना नॉर्मली हम बात करें, ये है कि यही वो लोग हैं ना जो इस कानून को नाफिज करते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक इशू है, जो तेल की आपने तरसील की बात की, जो स्मगल हो रहा है, तरसील जो हो रही है और ईरान से आ रहा है, इसके ऊपर भी बहुत एक क्रैकडाउन की मेरे ख्याल में अगला नंबर इसी का ये, इस पे शुरू तो हो गया। नहीं, मैं इस पे बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आप देखें कि अफगानिस्तान से ड्रग्स आती है, ये सारी जितनी मंशियात है वो तो अफगानिस्तान से आती है। मैं आपसे नदीम साहब ये जानना चाहूंगी कि अगर ये जो कैश इकोनॉमी के ऊपर काम हो रहा है, इसको रोकना होगा, टैक्स नेट में लाना होगा, तो इससे कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो हमारी जो सराफा मार्केट है या जो हमारे जूलर्स हजरात हैं उनको पड़ेंगी? क्योंकि टैक्स नेट में तो बहरहाल कभी ना कभी तो लाना ही होगा। देखेंगे, मैंने अगेन कहा, ये जो दुश्मन अनासिर है ये वो काम कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं सोने की, गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है PMX के, जिधर आप जाके सोना खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और वो लीगलाइज्ड है। जितना चाहे आप सोना खरीद सकते हैं और वो सोना जो आपको फिजिकल गोल्ड भी अगर आप चाहेंगे वो भी देंगे सर्टिफाइड, एक सर्टिफिकेट के साथ। और ये बाकायदा SECP इस पे चेक रखती है और बाकायदा आपको किसी किस्म के शक को शुबात नहीं होती, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सर्टिफाइड है, PMX नाम है। और यहाँ पे आप चाहें आप सोने की ट्रेड करें, मगर ये कौन लोग कर रहे हैं? दुश्मन ममालिक के जो आपने ट्रेड के हवाले से बात की है, तो ये हमारे जो जूलर हजरात हैं ये इसी को फॉलो करते होंगे ना? देखिए, ये या नहीं करते? गोल्ड जो इंटरनेशनल मार्केट जो रेट होता है, मैं पहली बात है मैं आपको बता दूं, मैं खुद गोल्ड की ट्रेडिंग बहुत कर चुका हूं। ठीक है। गोल्ड बहुत खतरनाक होता है ट्रेड करना। मैं आज जो बात कर रहे हैं $1900 से ऊपर जो चले गई है मार्केट, एट इट्स पीक है, बहुत ऊंचाई पे मार्केट पहुंच चुकी है। और यहां से मार्केट जब नीचे गिरेगी तो फिर लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। गोल्ड की रेट जो है ना, पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्रीज कैसे चल रही है और आप इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं। ये जो आप कर रहे होते हैं ये जुआ होता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये दुनिया की मईशत, जी बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे दुनिया की मईशत के मुताबिक चलता है। जो जूलर्स हैं, जो सराफा के लोग होते हैं, इनको एक परमिट दिया जाता है, एक परमिशन होती है इनके पास, एक कोई मैं आपसे भी सर पूछना चाहूंगी, तो एक उसके ऊपर वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर रह के काम कर रहे होते हैं, तो उसके नॉर्म्स क्या होते हैं, उसके वैल्यूज क्या होती हैं जिसको डिविएट नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले उनका जो नॉर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप रसीद लेंगे और रसीद देंगे। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि जनाब आप बगैर रसीद के जो है ना सुना। अब जब आप रसीद लेते हैं तो जाहिर है फिर उसके बाद आपके पास एक प्रूफ आ जाता है कि जनाब मैंने ये सोना दिया, और फिर आप इनकम टैक्स में डिक्लेयर भी करते हैं कि जनाब मेरे वाइफ के यहाँ से इतना सोना आया हुआ है, मेरा ये चीजें प्रॉपर्टी जो आप एसेट्स डिक्लेयर करते हैं वो सारे डिक्लेयर्ड होते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा अगेन, जो दुश्मन अनासिर होते हैं वो मुल्क को तबाह करने के लिए, मईशत को तबाह करने के लिए सबसे पहले डॉलर के ऊपर अटैक होता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद जब आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है तो इंडस्ट्री के जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो बढ़ता है, महंगाई होती है। तो जब भी जो हुकूमत जो क्रैकडाउन कर रही है, ताजिर क्यों परेशान है? अगर ताजिर जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशंस के मुताबिक कर रहे हैं तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। ना मनी चेंजर परेशान हो, ना गोल्ड वाले, क्योंकि ये तो एक कानून बन चुका है। अगर आज जो लोग कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, वो परेशान होकर ताजिर का नाम ले रहे हैं। सर, आप ही के तरफ ये बात लेके आऊंगी कि टैक्स सेट में आते ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं रही। आपने जैसे कि बात की कि हम हर वक्त बात तो IMF की कर रहे होते हैं कि IMF ने ये कर दिया, IMF के ही चीज़ों पे हम चल रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो हम खुद क्यों नहीं, हम बार बार बैरूनी अनासर का नाम लेते हैं, लेकिन हम क्यों अपने पाँव और अपनी कुव्वत बाजू पे भरोसा नहीं कर सकते? और जो इम्पोर्ट की आपने बात की, उसको किस हद तक गवर्नमेंट जो है उसको यूटिलाइज कर सकती है, किस तरह से, वो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत काम कर सकती है? देखिए, आप जितना टैक्स किसी चीज़ पे बढ़ाएंगे
वो चीज जो है गैर कानूनी और जराए दूसरे से चैनल से आएगी। आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। हुकूमत को टैक्स, हुकूमत कम से कम टैक्स रखेगी, ठीक है, तो वो चीज़ लीगल चैनल से आएगी और हुकूमत को के ख़जाने में उसका रेवेन्यू भी आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा अपना ज़ाती तज़िया ये है कि ठीक है, जितने भी गोल्ड के व्यापारी या जो को दुकानदार हैं, ये सारे इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब बात रही कि टैक्स नेट में तो ये ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप सोने के ऊपर सेल टैक्स लगाए 17%, ये ज्यादती है, ये नामुमकिन सी बात है, ये कोई नहीं करेगा। और ये 17% जो सेल्स टैक्स आप बता रहे हैं, ये कंज्यूमर के ऊपर भी पड़ेगा या व्यापारी पे कंज्यूमर पे ही पड़ेगा और जो उनके सोने ऊपर के भी जो पड़ेगा। खरीदार है उनके ऊपर भी तो पड़ेगा सर। तो ये फिर कोई भी वो नहीं देगा, क्या कहते हैं कि कोई इसको नहीं करेगा। तो बहरहाल आप वो प्रैक्टिकल मेजर लें। आप देखें ना, दुबई में भी 4% ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन सोने के ऊपर 0% है। कोई वजह है ना इसकी। कतर में भी ड्यूटी है, लेकिन वहां पे भी सोने पे 0% है। ठीक है। तो आप वो पॉलिसी रखें कि लोग सही उस पे स्लम पे आए। ठीक है ना। आप उन लोग क्रैकडाउन तो किया, आप क्रैकडाउन यहाँ पे क्यों नहीं करते? जो ईरान से स्मगलिंग हो रही है ऑयल की, वो पाकिस्तान अरबों रुपए पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्टेट विद इन द स्टेट चल रहा है। तो आपके कहने का मकसद ये कि चीजों को लीगलाइज कर दिया रहा है। लीगलाइज उस वक्त हो सकता है कि आप टैक्स नेट कम रखें। अब मुझे बताया ना कि 22% जो इंटरेस्ट रेट है, कहाँ से आप कारोबार करेंगे? जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट ऑफ रिटर्न है वो 7%, ओनली 7% है। तो ये 22% आप कैसे करेंगे? वही नहीं सर। इन्होंने ये जवाब पेश किया था कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ये क्या कंट्रोल करेंगे? बल्कि इन्फ्लेशन और बढ़ गई है इससे। आपके ख्याल में जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, इसका कोई फायदा नहीं है? नहीं, देखिए, ये क्रैकडाउन किया ठीक, डॉलर की कीमत रुकी है, रुकी है, ठीक है। देखिए, अफगानिस्तान रोजाना की बुनियाद पे $50 लाख डेली की बुनियाद पे जा रहा है, जबकि आज आप देखिए कि अफगानिस्तान जो 1.5 साल 2 साल पहले अमेरिका की कैद से या अमेरिका की जंग से आज़ाद हुआ है, आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि द मोस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज अफगान करेंसी। अच्छा। तो जनाब, अब चाइना ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आज अफगानिस्तान इंडिया को कह रहा है कि आप आए, क्योंकि उनके पास लिथियम का इतना बड़ा खजाना है जो आज की जरूरत है। जितनी अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सारी लिथियम और इलेक्ट्रिक पे चलेगी। सर, आपने बड़े मजे की बात की है, तो वो सारी टेक्निकल चीजें जब अपने नाज़रीन को बताते रहते हैं, लेकिन एक मेरे इंटरेस्ट का सवाल भी बता दें सर। आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस क्रैकडाउन की वजह से कितना आपको लगता है कि सोने की कीमतों में कमी वाक़ई होगी? 1 साल सिर्फ क्रैकडाउन अगर कंटिन्यूस रहा ना, पाकिस्तान एशिया का वो मुल्क बनेगा कि लोग मिसालें देंगे। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि हमारे दुश्मन सरहद पे तो लड़ नहीं सके हैं, उन्होंने हमारे उन लोगों को अपने काबू में कर लिया जो लालची लोग हैं, जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा शोर उठाते हैं, वही इदारों को बदनाम करते हैं, वही लोग कहेंगे कि जो जुल्म हो रहा है। आप देखें, अगर हम बात करें तिजारत की, तो मैं कहता हूँ तिजारत बहुत अच्छा है, हमारे दीन में भी है, मगर ये चीजें जो हो रही हैं वो तिजारत नहीं है। पानी का हाइड्रेंट का माफिया है, आपके पास सोने के अंदर माफिया है, आपके कारोबार एक्सपोर्टर्स का माफिया है जो अपने होल्डिंग्स रखता है और आपको कहता है कि जी डॉलर अभी नहीं भेजना। आपकी एसोसिएशंस में माफिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल पहनाते हैं। मेरा सवाल सर, कितना ये आपको लगता है क्रैकडाउन तो होगा और क्रैकडाउन चल रहा है, लेकिन आपको लगता है किस हद तक नीचे आएंगे गोल्ड के रेट? देखिए, अगर गोल्ड का रेट आता है इंटरनेशनल मार्केट पे, ये मैं आपको, हाँ, क्रैकडाउन से मईशत बेहतर होगी, क्योंकि जो काला धन है ये सोने की तरफ नहीं जाएगा। फिर या तो इनको आना पड़ेगा टैक्स नेट में, या तो फिर ये होल्डिंग रखते रहेंगे, और होल्डिंग रखते रखते इनका नुकसान हो जाएगा। सर, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि कहां तक आपको लगता है, ज़रा मईशत मुस्तहकम होगी, लेकिन कुछ फेक
इन्फ्लेशन हो रही होती है ना, कुछ मसनूई तौर पे बढ़ रहे होते हैं, तो अब इस क्रैकडाउन से कहाँ तक गोल्ड के रेट्स में ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत भी इंसान क्रैकडाउन से गोल्ड, जैसे इन्होंने कहा कि गोल्ड का रेट हमेशा इंटरनेशनल मार्केट से ही ये होता है, और पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट खुलता है वो बुलियन कहलाता है, जो रोज सोने का रेट, लेकिन अभी दे नहीं रहे ना जो डीलर्स हैं और जो जूलर्स हैं, वो तो रेट ही नहीं दे रहे हैं। जितने भी ये ट्रेडर, ये जो ट्रेडर्स और ये दुकानदार है ना, मेजॉरिटी ये सट्टा खेलते हैं, और मकसद फिजिकली गोल्ड नहीं होता, गोल्ड की कीमत के ऊपर शाम को देखते हैं कि अगर रेट बढ़ गया और उनको फायदा हुआ तो बोलते इतना तुम्हें नफा हुआ या इतना नुकसान हुआ, ये डेली की बुनियाद पे होता है, ठीक है ना। तो फिजिकली गोल्ड वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक ज़बानी कलामी जो चलता है इनके बुलियंस। अच्छा, अब रही बात ये कि क्रैकडाउन अगर ये अपनी ईमानदारी से करे तो यकीनन पाकिस्तान की मैशत बहुत बेहतर होगी। ईरान से जो स्मगलिंग आ रही है उसको लीगलाइज करे ना, तो वो पैसा हुकूमत के एफबीआर के खजाने में जाए। तो ये चीजें जिन्होंने करनी है पहले वो अपने घर से शुरू करें। आप यही बात कह रहे हैं कि इसको लीगलाइज करें तो आपको जो परसेंटेज है, जो टैक्स है, उसको कम करना पड़ेगा, ताकि कम रखेंगे तो कमा सकेंगे। नहीं, आप देखें कि आप रशिया से ऑयल लेने की बात करते थे कि भाई सस्ता पड़ेगा, आप रशिया क्यों जाते हैं? आप ईरान जाए ना, अब आप देखें कि ईरान के 6 अरब डॉलर आज अमेरिका वापस किए उसने, ठीक है ना। अफगानिस्तान के 10 बिलियन डॉलर जो मांगते थे अब उनको देना चाह रहे हैं, इसलिए कि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने किसी और मुल्क के ऊपर बेस नहीं किया, अपने ऊपर इन्होंने बेस किया है। बिल्कुल सर, चूँकि बहुत ही मुफीद मालूमात हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ आपने शेयर की, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो सर फारूक डाडी साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने प्रोग्राम को रौनक बख्शी और बहुत ही मुफीद मालूमात हमारे और हमें और हमारे नाज़रीन को दी। और नदीम मौलवी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप दोनों के एनालिसिस से हमारे नाज़रीन किसी हद तक ज़रूर उनको इस इकॉनमी के हवाले से पता लग गया होगा कि सोने की तरसील, सोने की लेन देन, सोने की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सोने के जो उतार चढ़ाव है इंटरनेशनल मार्केट में और हमारी जो लोकल मार्केट है, इसके अंदर किस हद तक जो है वो रोकथाम हो सकती है और जो क्रैकडाउन है उसका असर क्या आ सकता है। प्रोग्राम देखते रहिएगा, कल भी आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को न्यूज़ कैफ़े में दीजिए इजाज़त, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, और अब तक मैं हूँ उज़मा एजाज खान। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।